नमस्कार, सुप्रभात। आईने न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है सुबह सवेरे का। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, खबरों का रुख कर लेते हैं। तो संचार साथी ऐप इन दिनों सियासी सरगर्मी बढ़ाने का एक मुद्दा बना हुआ है। क्यों, ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि संचार साथी ऐप अब हर यूजर के लिए जरूरी है। ये ऐप आपको फ्रॉड से बचाने में मदद करता है। फोन के गुम होने या चोरी होने में फोन की मौजूदा लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। सरकार इसे हर मायने में यूजर से बेहद जरूरी बता रही है। वहीं विपक्ष से जासूसी ऐप बता रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का कहना है कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। सरकार हर नागरिक का निगरानी करना चाहती है। इधर सरकार ने मोबाइल कंपनियों को संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने के लिए 90 दिन की डेडलाइन दी है। विपक्ष के हंगामे के बाद केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह ऐप वैकल्पिक है। यूजर चाहे तो इसका लाभ ले सकते हैं या फिर इसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यह ऐप जासूसी नहीं करता है। तो संचार साथी ऐप पर अब सियासत देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ऐप से जासूसी करना चाहती है सरकार। विपक्ष ने ये आरोप लगाए हैं। नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन है, विपक्ष का कहना है। फ्रॉड से बचने के लिए ऐप है ये संचार साथी ऐप। आपको बता दें कि ऐप फोन में अनिवार्य नहीं, ऑप्शन होगा, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है। लेकिन अब इस ऐप पर सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन इस ऐप को लेकर काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला सदन में। विपक्ष ने इसको लेकर कई सारे आरोप लगाए हैं, लेकिन संचार मंत्री का बयान भी इस पर सामने आया है। तो प्रियंका गांधी का कहना है कि संचार साथी ऐप से जासूसी का शक है। संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। करीब 21 लाख फोन उपभोक्ताओं के रिकॉग्निशन और रिपोर्टिंग के आधार पर ही डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो एक तरफ जहां दूर संचार के आधार पर देश का एक एक नागरिक कनेक्ट हो रहा है, वहीं दूर संचार के आधार पर कई ऐसी शक्तियां भी हैं जो इस दूर संचार की सुविधा का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रही हैं। इसके आधार पर संचार साथी ऐप का नियम हमने बनाया है। तो विपक्ष के नेताओं ने संचार साथी ऐप पर अपने अपने बयान दिए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि मैं सदन में इसको लेकर मुद्दा उठाऊंगा। अब इस मामले पर कोई टिप्पणी भी मैं नहीं करूंगा, राहुल गांधी ने साफ कहा है। वहीं प्रियंका गांधी का कहना है कि संचार साथी ऐप एक जासूसी ऐप है। तो विपक्ष लगातार इस ऐप को लेकर गंभीर आरोप लगा रहा है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। प्रियंका गांधी वाड्रा का संचार साथी ऐप को लेकर कहना है कि नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन है ये। तो लगातार इसको लेकर सियासत देखने को मिल रही है। शशि थरूर सांसद है कांग्रेस के। उनका कहना है कि संचार साथी ऐप उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसे स्वैच्छिक रखें। जिसे जरूरत हो वो खुद इसे डाउनलोड कर सके। शशि थरूर का ये कहना है संचार साथी ऐप को लेकर। तो किसी भी चीज को लोकतंत्र में जबरन लागू करना चिंता की बात है। शशि थरूर का कहना है कि सरकार को मीडिया के जरिए आदेश जारी करने के बजाय जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि इस फैसले के पीछे तर्क आखिर क्या है। वहीं केसी वेणुगोपाल सांसद कांग्रेस के, उनका कहना है कि आम लोगों की प्राइवेसी पर ये सीधा हमला है। मदद के नाम पर भाजपा लोगों की निजी जानकारी तक पहुंच बनाना चाहती है। केसी वेणुगोपाल ने यह कहा है कि भारत में हमने पेगासस जैसे मामले भी देखे हैं।
तो और अब ये ऐप लगाकर देश के लोगों की निगरानी करने की कोशिश की जा रही है। केसी वेणुगोपाल ने ये आरोप लगाया है। वहीं रेणुका चौधरी सांसद का कहना है कि प्राइवेसी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का हक है। संचार साथी ऐप लोगों की आजादी और प्राइवेसी पर एक तरीके से सीधा हमला है। वहीं जॉन ब्रिटास जो सांसद हैं सीपीआई-एम विपक्ष के, उनका कहना है कि मोबाइल में इस ऐप को डालना लोगों की प्राइवेसी पर सीधा असर डालना है। सुप्रीम कोर्ट के 2017 के पुट्टस्वामी फैसले के ये खिलाफ इन्होंने बताया है। वहीं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको लेकर कहा है कि इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजता की रक्षा कर सके। ये ऐप पूरी तरीके से स्वैच्छिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि यूजर चाहे तो ऐप को डाउनलोड कर इसका लाभ ले सकते हैं। तो चुनाव सुधार यानी कि एसआईआर पर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा होगी। संसद में 2 दिन से फौरन चर्चा पर अड़ा विपक्ष बहस के लिए मान चुका है। मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता के सुरेश ने बताया कि 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी कि चुनावी सुधारों पर 10 घंटे बहस होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एक दिन पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होगी। इसके लिए भी 10 घंटे का समय तय किया गया है। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान विपक्ष एसआईआर पर तुरंत चर्चा की मांग कर रहा था। एसआईआर का सिरदर्द अब बढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बीएलओ पर लगातार दबाव बन रहे हैं। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विपक्ष आपको बता दें कि सवाल उठा रहे हैं। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। विपक्ष का आरोप है कि वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं और विपक्ष के ये भी आरोप लगाया है कि बीएलओ पर भारी दबाव है इसको लेकर। तो ये अर्जेंट मैटर है, फौरन चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष का कहना है। तो सर्वदलीय बैठक में चर्चा की सहमति बन चुकी है। किरण रिजिजू ने यह बयान दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी, कल दूसरा दिन था, जोरदार हंगामा लेकिन देखने को मिला। कल भी चुनाव सुधारों पर लोकसभा में आपको बता दें यानी कि एसआईआर पर अब लोकसभा में 9 तारीख को चर्चा होगी। चलिए बात अब छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां जगदलपुर में एक बार फिर बस्तर ओलंपिक खेल का आयोजन होने जा रहा है, जिसका उद्देश्य अंदरूनी इलाकों की प्रतिभा को सामने लाना और युवाओं को खेल से जोड़ना है। बस्तर संभाग के 7 जिलों की टीमें इसमें भाग ले रही हैं, जबकि 8वीं टीम के रूप में पुनर्वास नुआबाद की टीम शामिल होगी। वर्ष 2025 में 600 से अधिक आत्मसमर्पित और नक्सल पीड़ित युवा विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। ब्लॉक और जिला स्तर के बाद अब संभाग स्तरीय खेल 11 से 13 दिसंबर तक आयोजित होंगे। इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने की भी संभावना है, जहां सरेंडर नक्सली मैदान में खेलते नजर आएंगे। बस्तर आईजी ने कहा है कि यह आयोजन संदेश देता है कि बस्तर अब बदल रहा है। संभागीय लेवल यानी फाइनल बस्तर ओलंपिक्स का खेलकूद आयोजन होगा। इसमें आत्मसमर्पित और पुनर्वासित माओवादी कैडर और नक्सल पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनका भी एक टीम गठित होते हैं। 7 जिला का 7 टीम होते हैं और 8वां टीम के रूप में जो नुआबाद कर एक टीम गठित होती है, जिसमें पुनर्वासित माओवादी कैडर प्लस नक्सल पीड़ित व्यक्ति दोनों मिलकर उनका टीम का भागीदारी रहेगा। उसमें वर्ष 2024 में टोटल 350 जिस प्रकार के जो खिलाड़ी भाग लिए थे और वर्ष 2025 में नुआबाद जो टीम में लगभग 600 के आसपास हमारे खिलाड़ी होने का अभी संभावना है। अभी उनका स्क्रीनिंग और अन्य जितना भी जो उनका प्रिलिमिनरी जो कॉम्पिटिशन्स वाला चल रहा है। तो रायपुर वासियों पर क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है। आज नवा रायपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे इंटरनेशनल महामुकाबला खेला जाएगा। मुकाबले से पहले दोनों टीमों ने स्टेडियम में अभ्यास भी किया। कल अब ये अभ्यास किया गया। दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में लगभग 3 सालों से कोई ओडीआई मैच नहीं खेला गया है। यहां आखिरी ओडीआई मुकाबला 21 जनवरी 2023 को खेला गया था, जिसमें भारत की टक्कर न्यूजीलैंड से हुई थी। तब टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में थी। उस मैच में रोहित शर्मा के शानदार अर्धशतक की मदद से ही भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया था। अब भारतीय टीम केएल राहुल की कप्तानी में साउथ अफ्रीका की टीम से लोहा लेती नजर आएगी। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक क्षमता
65,000 है। सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ऐसे में यहां भारी तादाद में फैंस के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। दर्शकों की सुविधा और खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। दूसरे जिलों से आने वाले दर्शकों के लिए अलग अलग रूट निर्धारित किए गए हैं ताकि भीड़ भाड़ और जाम की स्थिति न बने। इसके साथ ही स्टेडियम में कुछ सामानों को लाने पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। इनमें पानी की बोतल, टिफिन, सिक्के सहित कई अन्य चीजें शामिल हैं। इन सामानों के साथ आने पर दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आज ये मैच खेला जाना है। आपको बता दें कि 2023 में भारत की टक्कर न्यूजीलैंड से हुई थी, तब ये मैच यहां हुआ था। 1 दिसंबर 2023 को T20 मुकाबला खेला गया था। तो रायपुर में क्रिकेट का रोमांच देखने को मिल रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच है आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में मुकाबला है। नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में यह मुकाबला होने वाला है। प्लेयर्स को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है। मैच से पहले फैंस का जोश पूरी तरीके से हाई नजर आ रहा है और 3 मैचों की सीरीज में आपको बता दें कि भारतीय टीम 1-0 की बढ़त पर है। तो रायपुर में क्रिकेट का रोमांच देखने को मिल रहा है। ये सब चीजें सुन के और अपने दिमाग पे जोर डाल के अगर मैं ग्राउंड में उतरूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं क्रिकेट खेल पाऊंगा। तो मैं जितना हो सकता है मैं पूरा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ ध्यान देता हूँ कि मुझे ग्राउंड में क्या करना है। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या बातें हो रही है या मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है। मुझे जो ग्राउंड पे करना है, मुझे सिर्फ अपनी उस मेहनत पे फोकस है और कि मैं ग्राउंड में क्या करने वाला हूँ। सर आपको भी पता है बॉलर्स को इतनी ज्यादा हेल्प तो रहती नहीं है आजकल के क्रिकेट में। तो ये जो एक रूल है ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, क्योंकि वो एक थोड़ी पुरानी बॉल लेने का हमेशा दिमाग में रहता है कि 34 के बाद हम कौन सा बॉल थोड़ा ज्यादा पुराना है उस पर ध्यान दे। तो बस वही रहता है। और चूज तो सर सारे ही करते हैं कि किसको लगेगा कि कौन सी बॉल ज्यादा हो रहा है। इंडिया में बॉलिंग करना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएशंस पे ज्यादा वो निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि हर फेज में एक आपको डिफरेंट रोल प्ले करना पड़ता है कि आपको एक फेज में थोड़ा डिफेंसिव जाना होता है, एक उसमें थोड़ा अटैकिंग जाना होता है, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। रूट और पार्किंग दुर्ग भिलाई की ओर से आने वाले ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको आज का रूट मैप हम समझा दे रहे हैं कि दुर्ग भिलाई की ओर से जो लोग आने वाले हैं उन्हें टाटीबंद, रिंग रोड 1, पचपेड़ी नाका से होते हुए तेली बांदा, फिर तिराहा, NH 53, सेरी खेड़ी और फिर उसके बाद नया रायपुर, सत्यसाई हॉस्पिटल या सेन तालाब पार्किंग जिसे कहते हैं, वहां तक आप पहुंचेंगे और फिर वहां से आपको गाड़ी पार्क करके पैदल स्टेडियम तक जाना पड़ेगा। वहीं धमतरी जगदलपुर से जो लोग आ रहे हैं उन्हें अभनपुर से होते हुए कंदरी, फिर मंत्रालय चौक, कोटरा भाटा और फिर वहां से सत्यसाई हॉस्पिटल और फिर वहां से स्टेडियम। वहीं अभनपुर, कंदरी, मंत्रालय चौक आप पहुंचेंगे, कंदरी होते हुए कोटरा भाटा, वहां से सत्यसाई हॉस्पिटल या सेन तालाब पार्किंग गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद फिर स्टेडियम। और वहां समुंद सरायपाली की ओर से जो लोग आने वाले हैं उनके लिए सीधा रास्ता है। आरंग से डायरेक्ट स्टेडियम टर्निंग, परसदा या फिर कोसा पार्किंग में आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। वहीं पासधारी वाहनों के लिए विशेष रूट है। ABCDEFG ये जो कैटेगरी है, जिनके पास इन कैटेगरी के पास है उनको स्टेडियम पार्किंग A से G में पार्किंग की सुविधा दी गई है। तो A से लेकर G तक जिनके पास पास है वो स्टेडियम पार्किंग में भी A से लेकर G तक ऐसी कैटेगरी में पार्किंग की सुविधा दी गई है। वहां आप अपनी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। इधर रायपुर के नंदनवन में पक्षियों की लगातार मौत के बाद सरकार एक्शन में नजर आ रही है। वन मंत्री केदार कश्यप और वरिष्ठ भाजपा विधायक राजेश मुणत ने इस मौके पर जाकर स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों से पक्षियों की मौत के कारणों पर विस्तृत जानकारी ली गई और नंदनवन के विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। सरकार अब नंदनवन को नए स्वरूप में विकसित करने की तैयारी में है। यहाँ पिकनिक स्पॉट, टॉय ट्रेन, नौका विहार, इलेक्ट्रॉनिक झूले, फूड कोर्ट और गेम जोन शुरू किए जाएंगे। साथ ही अन्य राज्यों से नए पक्षी भी लाए जाएंगे।
निश्चित रूप से पक्षियों की मौत का मामला सामने आया था और हरिभूमि और आईएनएस 24/7 ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। नंदनवन जो अब पूरी तरह से पक्षी विहार के रूप में यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, वहां पर ये पूरा मामला सामने आया था और आनन फानन में 38 पक्षियों को शिफ्ट किया गया था। और आज वन मंत्री केदार कश्यप यहाँ पर पहुंचे हैं। न सिर्फ वे पक्षियों की मौत के संबंध में जानकारी ले रहे हैं, बल्कि मेंटेनेंस को लेकर जो समस्याएं थी उसके संबंध में भी जानकारी ले रहे हैं। देखा जा सकता है कि राजेश मुणत भी उनके साथ है और केदार कश्यप जी साथ है, उनसे जरूर जानेंगे। आज आपने निरीक्षण भी किया, दिशा निर्देश भी दिए, नंदनवन नए स्वरूप में कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, नंदनवन हमारा छत्तीसगढ़ का एक धरोहर है और पहले यहाँ पर हमारे क्योंकि जू के रूप में था ये, और अभी जंगल सफारी बनने के कारण से यहाँ के सारे वन्य जीवों को जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं उनको सबको वहाँ शिफ्ट किया गया है। तो आने वाले समय में कैसे इसको और आकर्षण का केंद्र बने, इसके लिए हमारे माननीय विधायक श्री राजेश मुणत जी के साथ में आज बैठ करके लंबी चर्चा हुई है और इसके लिए प्लान बना करके लाने को कहा है कि किस तरीके से हम आने वाले समय में इसको फिर से आकर्षण का केंद्र बनाएं और ताकि लोग आए तो यहाँ पर अपना समय व्यतीत कर सकें। पक्षियों की मौत जो लगातार हो रही थी उसको लेकर भी चिंता व्यक्त की गई थी, तो उसको लेकर भी आपने दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, यहाँ पर लगभग 48 प्रजाति यहाँ पर पक्षियों की संख्या है और कुछ प्रजातियों में कुछ बीमारियां थी तो उनको वहाँ पर शिफ्ट करके उनका इलाज भी कराया गया। तो कैसे और ठीक हो सकता है इस पर अपन लोगों ने कहा है कि डॉक्टरों के माध्यम से उन पक्षियों को भी ठीक किया जाए। राजेश मुणत जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्वरूप आप देखना चाहते हैं राजेश मुणत जी की नंदनवन में फिर से वही आकर्षण दिखे। ये नंदनवन बहुत पहले पुराना था, रायपुर शहर की एक जान थी। कभी हम लोग भिलाई के अंदर जाते थे, लेकिन रायपुर में पूरे रायपुर के लोग घूमने फिरने यहाँ आते थे। यहाँ पिकनिक, यहाँ नौका विहार था, बहुत अच्छा गार्डन था, यहाँ बहुत अच्छे पक्षी थे। अब जंगल सफारी नई राजधानी में बन गई। माननीय मंत्री जी से आग्रह करने के बाद में मंत्री जी का मैं खुद चलूंगा स्पॉट पे आज आकर के वस्तु स्थिति को देखा है। यहाँ पर इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं और आम जनता को लाभ कैसे मिले, उन सब पहलुओं पर विचार हो रहा है। वन मंत्री केदार कश्यप और राजेश मुणत जी यहाँ पर पहुंचे और लगातार इस बात के दिशा निर्देश दिए कि किस तरह से बेहतर ढंग से नंदनवन का फिर से क्रियान्वयन हो सके। जी और चलिए इसी बीच राजधानी रायपुर से इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां जमीन की गाइडलाइन दर में वृद्धि का मामला। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को लिखा है पत्र, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तुरंत स्थगन की मांग की है। जनभावनाओं का सम्मान ही लोकतंत्र का आधार है। बृजमोहन ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि राजनीतिक दृष्टि से निर्णय को अनुचित बताया है। बृजमोहन अग्रवाल ने पुरानी गाइडलाइन रेट तत्काल लागू करने की मांग कर दी है। जमीनों की रजिस्ट्री रुकने का सांसद ने हवाला दिया है। तो जमीनों की रजिस्ट्री रुकने का सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी चिट्ठी में हवाला दिया है। तो जमीन की गाइडलाइन दर में वृद्धि का ये पूरा मामला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को इस मामले को लेकर पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तुरंत स्थगन की मांग बृजमोहन अग्रवाल ने कर दी है। जनभावनाओं का सम्मान ही लोकतंत्र का आधार है, बृजमोहन का कहना है। राजनीतिक दृष्टि से निर्णय को उन्होंने अनुचित बताया है। पुरानी गाइडलाइन रेट तत्काल लागू करने की उन्होंने मांग भी कर दी है और जमीनों की रजिस्ट्री रुकने का सांसद ने हवाला दिया है। इधर खजुराहो में 8 और 9 दिसंबर को मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक होने वाली है। खजुराहो के महाराजा कन्वेंशन सेंटर में होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर एडीएम मिलिंद नागदेव ने स्थिति जानी। कैबिनेट बैठक को देखते हुए जिले के अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने के आदेश भी दिए गए हैं। तो ग्वालियर में भारतीय जीवन बीमा निगम के एलिट क्लब मेंबर विजय चांडक को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए करीब 50 लाख से अधिक कीमत की मर्सिडीज कार सम्मान स्वरूप भेंट की गई है। वरिष्ठ मंडल प्रबंधक पीके वर्णवाल ने समारोह में स्वयं कार की चाबी प्रदान की। विजय चांडक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इकलौते अभिकर्ता हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। इससे पहले वे 2012 में कॉर्पोरेट क्लब मेंबर के रूप में ऑडी कार भी पुरस्कार में प्राप्त कर चुके हैं। 1993 में अभिकर्ता के रूप में करियर शुरू करने वाले चांडक पिछले 30 वर्षों से एमडीआरटी और टीओटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लगातार हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये उपलब्धि हजारों पॉलिसी धारकों के विश्वास और कड़ी मेहनत का परिणाम है।
नए अभिकर्ताओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा है कि एलआईसी में सफलता समर्पण और पूर्णकालिक मेहनत से ही मिलती है। ये हमारे चाणक्य जी हमारे ग्वालियर के प्रथम अभिकर्ता हैं जिन्होंने इलाइट क्लब की अर्हता प्राप्त की पिछले साल। इस साल हमने इनकी इलाइट क्लब की अर्हता 1 सितंबर 2025 को हम इनको प्रदान किए। ये इलाइट क्लब बहुत बड़े परफॉर्मेंस है। लास्ट ईयर ही ये क्लब एलआईसी ने डिक्लेयर किया था, जिसमें कि एलआईसी के तरफ से इनको 50 लाख की गाड़ी दिया गई थी। वो ऑडी जो मिली थी सन 2012 में मिली थी। उस समय मैं कॉरपोरेट क्लब मेंबर था और कॉरपोरेट क्लब मेंबर फाउंडर मेंबर था मैं। जो हिंदुस्तान में 5 से 6 लोग हैं फाउंडर मेंबर जो आज तक मेंटेन किए हुए थे। अब मैंने सोचा कि सब अपग्रेड कर रहे हैं तो मैंने गाड़ी भी अपग्रेड करूं, तो मर्सिडीज गाड़ी टारगेट लिया मैंने। तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए मैंने अपने बिजनेस टारगेट को अचीव किया है। और इसमें मेरे जितने पॉलिसी होल्डर्स हैं मैं साधुवाद दूंगा उनको, जिन्होंने मुझको बढ़ चढ़ के मेरी प्रोग्रेस में उन्नति में मेरे को साथ दिया, मेरा साथ दिया। तो इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए आई न्यूज़ के साथ। नमस्कार।